हेलो क्लास 7th, वेलकम टू सनित गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हमारा ब्रिज कोर्स का डे 3 है। सो ऑलरेडी डे 1 एंड डे 2 में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं एंड डे 3 में हम किस चैप्टर के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स आपको पता है कि क्लास 7th में हमारे ये चैप्टर्स हैं, बट अगर उन चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें उन चैप्टर के बेसिक्स के बारे में पता चल जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है, राइट। चलिए, सिलेबस तो देखो आपको पता ही है कि क्लास 7th के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, राइट। तो ये टोटल आपके 12 चैप्टर है जिसमें से हमने 2nd, 3rd, 4th एंड 5th इन सब का ओवरव्यू ले लिया है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसमें पढ़ने वाली विच हेल्प यू इन क्लास 7th, तो वो सारी की सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है, राइट। आज की क्लास में हम अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज एंड हीट ट्रांसफर इन नेचर के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए। सबसे पहले एडोलेसेंस और स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मैम एडोलेसेंस क्या होता है। बेटा अभी जिस एज में आप लोग हैं, ठीक है, मान के चलते हैं कि यू आर 10, 11, 12, ठीक है, इससे ज़्यादा के तो आप नहीं होंगे, है ना। तो अभी जो आपकी एज चल रही है, आप 10 साल के हैं, 11 साल के हैं, 12 साल के हैं, 13 साल के हैं, तो 10 से लेकर 18, 19 तक की जो आपकी एज होती है उस एज को हम एडोलेसेंस एज कहते हैं। एंड इस एज में हमारी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस भी हमको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि आपको अभी अपनी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस देखने के लिए मिल रहे होंगे। किस टाइप के चेंजेस? आपकी बॉडी की ग्रोथ हो रही होगी, है ना, आपके फेस पे पिंपल आना शुरू हो गए होंगे, आपकी आवाज़ चेंज हो गई होगी, ठीक है, एंड बहुत सारे इंटरनली एंड एक्सटर्नली चेंज हमारी बॉडी में होते हैं ड्यूरिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है, तो उन्हीं चेंजेस के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहला यहाँ पे क्या दे रखा है? ग्रोइंग विथ एज द टीन एज ईयर। बेसिकली अभी जिस एज में आप हैं, अभी 13 तो आप होंगे नहीं मेरे ख्याल से, है ना, मे भी हो सकता है, तो आपकी वो कौन सी एज आ जाती है? वो आपकी टीन एज आ जाती है। कहते हैं ना हम टीन एज में हैं, ठीक है, तो 19 तक बच्चा टीन एज में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, सो एडोलेसेंस इज द ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। तो एडोलेसेंस वो पीरियड है जिसमें आप ना ही बहुत यंग होते हो, मतलब आप एडल्ट नहीं कहलाते हो, और ना ही आप बच्चे होते हो। ठीक है, सो लगभग 10 से 18, 19 साल तक की जो आपकी एज होती है उसी को हम एडोलेसेंस पीरियड कहते हैं। ठीक है, एंड इस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं, जैसे कि हमारी हाइट बढ़ना, बॉडी वेट बढ़ जाना। ठीक है, कोई बहुत पतला होगा तो क्या पता इस वक्त उसका बॉडी गेन बहुत ज़्यादा हो गया होगा। ठीक है, हमारी मसल स्ट्रेंथ पावर जो है वो बढ़ जाती है, हमारे अपीयरेंस में, दिखावट में चेंज आ जाती है। ठीक है, हमारे वॉइस में चेंज आता है और हमारी बॉडी पे हेयर ग्रोथ आना भी शुरू हो जाता है। सो दीज चेंजेस डू नॉट अकर एट द सेम टाइम इन एवरीवन। ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। आपने देखा होगा ना कि आपकी क्लास में जो बच्चों की एज होगी वो मान के चलते हैं कि 10 से लेकर 12 तक होगी, उससे ज़्यादा एज नहीं होगी। ठीक है, अब 10 से 12 साल के बच्चे आप सब हैं। अब आप देखो कि कुछ ऐसे क्लास में बच्चे होंगे जो बहुत ही छोटे होंगे, है ना, जो जिनकी हाइट भी बहुत कम होगी, जो बहुत ऐसे पतले से होंगे, लेकिन वहीं कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, एंड वो थोड़े हट्टे खट्टे हेल्दी होंगे बच्चे। ठीक है, वो लगते नहीं होंगे कि हाँ ये 12 साल का, ऐसा लगता होगा जैसे 13-14 साल का। ठीक है, एंड कुछ बच्चे 10-12 साल के होंगे बट वो ऐसा देखने में लगता है कि ये तो 6-7 साल का होगा। तो उन ऐसे बच्चों में, ठीक है, देखो इतनी जल्दी हमको ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलता, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, प्लस उसका एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, वो किस टाइप की फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो ये सारे फैक्टर्स भी यहाँ पे काम करते हैं। क्लियर है बेटा? नाउ इंक्रीज इन हाइट। तो अभी हमने देखा कि भाई इस एज में बच्चों में हाइट बढ़ना बहुत कॉमन है। ठीक है, सो हाइट इंक्रीज रैपिडली ड्यूरिंग द एडोलेसेंस, और यही एज में ही हाइट बढ़ती है। जैसे ही आप एडोलेसेंस एज में एज को क्रॉस करके एडल्टहुड में आ जाते हैं तब आपकी हाइट नहीं बढ़ती है। ठीक है, एंड लॉन्ग बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स ग्रो फास्टर। आपके जो बोन्स है वो भी बहुत तेजी से ग्रो होते हैं, एंड इस एज में मैक्सिमम आपकी बॉडी की ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, एडुकेट न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज सपोर्ट हेल्दी ग्रोथ। इस टाइम पे अगर आप अपनी प्रॉपर डाइट ले रहे हैं,
ठीक है। इस एज में अगर आप अपनी प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर आप एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं, ठीक है, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। तीसरी चीज यहाँ पे क्या हो सकती है, यस आपका न्यूट्रिशन वगैरह भाई प्रॉपर डाइट में आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपकी जो बॉडी की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी, ठीक है। आपकी बॉडी की ग्रोथ कैसी हो जाएगी, बहुत ज्यादा बेहतर होगी, अच्छी होगी, ठीक। नाउ चेंज इन बॉडी स्ट्रक्चर, तो इस एज में गर्ल्स में एंड बॉयज में दोनों में अलग अलग टाइप से बॉडी चेंजेस हमको देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम बॉयज के बारे में बात करें, ठीक है, तो बॉयज में बेटा क्या देखने के लिए मिल जाएगा, ब्रॉडर शोल्डर, है ना, उनके जो कंधे होते हैं वो थोड़े से ब्रॉड हो जाते हैं, ठीक है, एंड वाइडर चेस्ट, उनका चेस्ट भी जो है वो वाइड हो जाता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इंक्रीज इन मसल्स स्ट्रेंथ, क्योंकि देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं अपनी एज में तो आपकी मसल पावर जो है वो भी एनहांस हो जाती है, वो भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। गर्ल्स की अगर हम बात करें बेटा तो गर्ल्स में भी हाइट एंड वेट दोनों बढ़ता है, एंड गर्ल्स के केस में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट भी होता है। दीज चेंजेस आर नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, ठीक है, तो ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं है कि हमारे बॉडी में ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ योर ग्रोथ। अगर इस टाइप के चेंजेस आपको अपनी बॉडी में नजर आ रहा है, दैट मीन्स आप ग्रोइंग पीरियड में हैं, ठीक है। तब आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर चेंजेस नहीं दिख रहे हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा डिले होगा, बट आपकी बॉडी में भी चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है चेंज इन वॉइस। तो देखो हो सकता है कि अभी आपको इतना वॉइस में चेंज फर्क नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन आज अगर आप अपने वीडियो को रिकॉर्ड करें, ठीक है, और जब आप क्लास 8 में जाएंगे, क्लास 9 में जाएंगे, उस वक्त जब आप अपनी आवाज़ खुद सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये मेरी आवाज़ है, इतनी गंदी सी आवाज़ है मेरी, ठीक है। तो ऐसा ही लगता है ना, जैसे कि अभी मैं अगर अपने पुराने वीडियोस को देखती हूँ तो उसमें जो मेरी आवाज़ है ऐसा लगता है उसे चुभ रही है, ठीक है। बहुत ऐसी तीखी सी आवाज़ थी, वो 3 साल पुरानी मेरी अगर मैं वीडियो को देखूँ तो, और अभी का मैं देखूँ तो मुझे थोड़ा सा नॉर्मल लगेगा, ठीक है। तो वॉइस में चेंजेस आते हैं, राइट। सो वॉइस बॉक्स जो है इस टाइम पे ग्रोथ भी होता है, जिसकी वजह से हमको वॉइस में चेंजेस नजर आते हैं, ठीक है, लैरिंक्स जिसको कहते हैं हम। इन बॉयज इट बिकम लार्ज, ठीक है, जो वॉइस बॉक्स होता है इन केस ऑफ मेल वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है, इसीलिए उनकी जो आवाज़ है वो डीप होती है एंड हेरोस होती है, ठीक है। एंड उनमें यहाँ पे थ्रोट में ना थोड़ा सा बल्ज आउट हो जाता है, जिसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। पता है ना आप सबको, बॉयज़ में ये चीज़ देखने के लिए मिलती है, गर्ल्स में ये चीज़ देखने के लिए नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि गर्ल्स का जो लैरिंक्स है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है जितना बॉयज़ का बढ़ता है, ठीक है बेटा। चेंज इन फेशियल स्किन, यानी कि हमारे बॉडी में स्किन पे, फेस पे एक्ने वगैरह, पिंपल वगैरह आना शुरू हो जाता है। रीजन बीइंग कि इस एज में हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ना, हम खेल कूद में बहुत ज़्यादा इंडल्ज होते हैं, जिसकी वजह से पसीना आता है, गंदगी होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो हमारे पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं एंड उनमें पिंपल्स आ जाते हैं, ठीक है। सो पिंपल अपीयर्स ड्यू टू इंक्रीज्ड ऑयल सिक्रीशन, हमारी बॉडी जिसने ऑयल सिक्रीट किया है, ठीक है, उसकी वजह से ये पिंपल आना नॉर्मल है। ऑयल ब्लॉक स्किन पोर्स एंड मे कॉज इन्फेक्शंस, तो इस एज में इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है बेटा अपने हाइजीन का बहुत ज़्यादा हमको ध्यान देना होता है, ठीक है। एक्ने इज कॉमन ड्यूरिंग एडोलेसेंस एंड यूजुअली टेम्पररी, है ना, परमानेंट नहीं होता, टेम्पररी होता है, बट हाँ थोड़े दाग वाग रह जाते हैं तो आप उनको भी क्योर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ ग्रोथ ऑफ हेयर, सो एडोलेसेंस एज में हमारे बॉडी में क्या आने लग जाता है, ग्रोथ होने लग जाती है हेयर की, हमारे बॉडी पार्ट्स में हेयर आना शुरू हो जाते हैं, चाहे मेल के बारे में बात करें या फिर हम फीमेल के बारे में बात करें। यानी कि अगर हम बॉय के बारे में बात करते हैं तो भी सेम है, गर्ल्स के बारे में बात करते हैं तो भी सेम है, बट बॉयज़ के बारे में स्पेशली अगर हम बात करें तो उनकी मूछें आना शुरू हो जाती हैं, उनके मुस्टैच आना शुरू हो जाते हैं, बियर्ड आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, उनके चेस्ट पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। सो दैट शोज कि हाँ आपकी बॉडी में भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सो हमारी बॉडी में किस किस टाइप के चेंजेस होते हैं तो उनको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं, जितनी भी चीज़ें अभी मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। तो इससे हम मेल और फीमेल के बारे में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि ये मेल है ये फीमेल है, ठीक है। एडोलेसेंस की पहले वाली एज के बारे में अगर हम बात करें,
ठीक है। तो अगर मेल और फीमेल दोनों को सेम कपड़े पहना दिए जाते हैं, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डिस्टिंग्विश कि कौन यहाँ पे बॉय है एंड कौन यहाँ पे गर्ल है, ठीक है। लेकिन जैसे ही बच्चा एडोलेसेंस पीरियड में आता है तब उसकी बॉडी में चेंजेस होने की वजह से हम आराम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन मेल है एंड कौन फीमेल है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, चेंज इन वॉइस, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर इन बॉयज, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन गर्ल्स, एंड दीज चेंजेस इंडिकेट द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी। और ये एक चेंज के बारे में बताता है कि हाँ, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन यहाँ पे बॉय है एंड कौन यहाँ पे गर्ल है, ठीक है। एंड इसी चेंजेस को जो हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं, इसी चेंजेस को हम प्यूबर्टी कहते हैं, जिसको हम बहुत डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। नाउ इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस इन एडोलेसेंस। तो इस एज में क्या होता है, हमारा जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। कभी कभी हमको बहुत ज़्यादा खुशी होने लग जाती है, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हमें कोई चीज़ अचानक से बहुत अच्छी लगने लग जाती है, कोई चीज़ अचानक से हमको बुरी लगने लग जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इस एज में फेस करते हैं। लोगों के प्रति हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। कभी किसी ने हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो उस पर गुस्सा भी हमको बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे इमोशनल चेंजेस की वजह से हैं, जो हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स डेवलप हो रहे हैं, ये सब उनकी वजह से होता है, ठीक है। सो एडोलेसेंस इज ऑल्सो मार्क्ड बाय स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड बिहेवियरल चेंजेस। कॉमन इमोशन जैसे कि मूड स्विंग्स होना, भाई अभी ये खाने का मन है लेकिन वो चीज़ आ जाए तो फिर बोलते हैं नहीं नहीं अभी खाने का मन नहीं है, ठीक है। अभी बाहर घूमने का प्लान था बट अभी प्लान कैंसिल हो जाता है। सो दीज आर कॉल्ड मूड स्विंग्स, जो अक्सर इस एज में बच्चों में देखा गया है, ठीक है। इंक्रीज सेंसिटिविटी, भाई किसी भी चीज़ को लेकर बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घर में मम्मी पापा तो है ही, ठीक है। अगर ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें तो बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। अब जैसे ही ग्रैंड पेरेंट्स कुछ दिन के लिए कहीं चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ना हम इमोशनली हर्ट हो जाते हैं, होता ही कि नहीं होता है? यस, आप हो जाते हो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स जब चले जाते हो तो इमोशनली हर्ट होते हो कि नहीं होते हो? बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि एक अटैचमेंट हो जाता है और इस एज का जो अटैचमेंट होता है वो बहुत लंबा चलता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग, किसी चीज़ के लिए बहुत अच्छी और बहुत ज़ोरदार फीलिंग हो जाती है, ठीक है। जैसा अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ग्रैंड पेरेंट्स वाला, है ना। हो सकता है फ्रेंड्स के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो, पेरेंट्स के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो, वो कुछ भी हो सकता है, वो लिविंग भी हो सकता है, वो नॉन लिविंग भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इस एज के बच्चे लिविंग थिंग्स में ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं या फिर नॉन लिविंग थिंग्स में ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। डिजायर ऑफ इंडिपेंडेंस, देखो भाई ये तो आप रिलेट कर लोगे, ठीक है। इस एज में क्या होता है कि हमें लगता है कि भाई हमको सब कुछ आता है, ठीक है, अब हम हो चुके हैं बड़े, हमें हर चीज़ अकेले करनी है, मुझे किसी से डिसीजन नहीं लेना है, मैंने जो सोच लिया वो सारी चीज़ें सही हैं। तो इस एज में अक्सर बच्चे ये फील करते हैं कि आई एम इंडिपेंडेंट, ठीक है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे किसी से पूछना है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, कुछ नहीं जानना, भाई मैं हूँ तो बस मैं ही हूँ, ठीक है। तो इस एज में ये फीलिंग होती है, बहुत बच्चों में आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। नाउ पॉजिटिव वे टू मैनेज इमोशंस, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि इस एज के बच्चे जो होते हैं वो इमोशनली बहुत ज़्यादा, हम ऐसा बोलते हैं कि कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बाहर आते हैं। अब उन इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें? सी, अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तो हो सकता है कि हम किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाएं, हम ऐसी चीज़ें कर जाएं जो हमको करनी भी नहीं चाहिए होती है, ठीक है। तो ये एज है जहां पे हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, अदरवाइज फिर हम गलत संगति में पड़ जाएंगे, ठीक है। तो कैसे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे बेटा? आपको जो भी अच्छा लगता है, अच्छा इन द सेंस कि आपकी जो भी हॉबीज़ है आपको उसमें जाना चाहिए। आपको म्यूज़िक पसंद है, आप म्यूज़िक में जाओ, डांस पसंद है, डांस में जाओ, कोई भी आपको स्पोर्ट्स पसंद है आप उसमें पार्टिसिपेट कर लो, ड्राइंग करना पसंद है, पेंटिंग पसंद है, स्केचिंग पसंद है, जो भी चीज़ आपको पसंद है आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि यही एक तरीका है टू मैनेज आवर इमोशंस, ठीक है। अगर हम अपने हॉबीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इस टाइम पे तो फिर दिक्कत हो जाती है, तो फिर हम अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते हैं और ये बैगेज बनता चला जाता है, बनता चला जाता है, और जब हम बड़े होते हैं ना तो हम बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है।
तो अभी से ही हमको सीखना पड़ेगा कि हाउ टू मैनेज आवर इमोशंस, ठीक है। सो म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करके, इफ यू हैव एनी क्रिएटिव एक्टिविटीज यू कैन डू इट। सोशल सर्विस कर लो, ठीक है, लोगों से बात करो, अपनी प्रॉब्लम शेयर करो विद योर फ्रेंड्स, विद योर एल्डर्स, विद योर पेरेंट्स, ठीक है, ताकि उनको पता चले कि हाउ यू फील राइट नाउ, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी चीजें शेयर नहीं करेंगे तो वो और ज्यादा वर्स्ट होती चली जाएगी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इमोशंस हेल्प एडोलेसेंट मेक बेटर डिसीजन, ठीक है। तो देखो, अगर आप अपने इमोशंस को अभी समझ रहे हैं या फिर अपने इमोशंस को आप अपने एल्डर्स के साथ शेयर कर रहे हैं, तो आप इमोशनली भी स्ट्रांग बनेंगे एंड आपको सही डिसीजन लेने में बेनिफिट होगा। क्लियर है बेटा? नाउ पर्सनल हाइजीन, अभी मैंने आपको बताया कि इस एज में हम बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं एंड इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने की वजह से हमें अपने पर्सनल हाइजीन का बहुत 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 ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज हमको इन्फेक्शंस वगैरह, पिंपल्स वगैरह, एक्ने, ये सारी की सारी चीज़ें हम फेस कर सकते हैं, ठीक है। सो पर्सनल हाइजीन के बारे में मैं यहाँ पे आपको क्या बता रही थी कि डेली नहाना चाहिए, क्योंकि पसीना बहुत आता है जब हम किसी फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज होते हैं, तो है ना, तो हमेशा नहाना चाहिए, डेली नहाना चाहिए, क्लीन कपड़े पहनने चाहिए, गंदे कपड़े आपको नहीं पहनने, बिल्कुल भी नहीं पहनना है, ठीक है। स्पेशल केयर ऑफ आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन, तो आर्मपिट्स वगैरह, प्यूबिक रीजन में आपको ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हाइजीन फॉर गर्ल्स, ठीक है, एंड ये मेंस्ट्रुअल के टाइम पे गर्ल्स को ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, ज़्यादा अपने हाइजीन का ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में बहुत डिटेल में हम चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। नाउ फिजिकल एक्टिविटी, देखो भाई यही एज है जिसमें हमारी हाइट बढ़ती है, ठीक है, हमारा वेट बढ़ता है, हमारे पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है इस एज में। सो फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी नेसेसरी, ठीक है। हमें फिजिकल एक्टिविटी में भी जाना चाहिए, गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे अंदर जो स्टेमिना है वो बना रहेगा, हम आलसी फील नहीं करेंगे, है ना, हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, ठीक है। तो ये रीज़न है कि हमको इन सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ में जाना चाहिए एट दिस एज, और दिस एज क्या, किसी भी एज में आप जाओ बेहतर ही होगा, ठीक है। नाउ बैलेंस सोशल लाइफ, यस। सो देखो, अभी मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, आप क्लास 7th में हैं, अभी क्लास 7th में आए, ठीक है, क्लास 6 से, बट स्टिल बहुत सारे बच्चे इंस्टाग्राम चलाते होंगे। इंस्टाग्राम है, फेसबुक तो आई थिंक बहुत कम होंगे, ठीक है, फेसबुक तो ओल्ड हो गया, है ना, आप लोगों के अकॉर्डिंग, बट इंस्टाग्राम आई थिंक तुम लोग यूज़ करते हो, ठीक है। आईडी नहीं मांग रही हूँ मैं, बट मुझे पता है कि तुम लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, है ना, उसमें रील्स वगैरह देखते हो, नए नए फ्रेंड्स बनाना तुम लोगों को पसंद है। इंस्टाग्राम के अलावा तुम लोगों का स्नैपचैट भी चलता होगा, है ना, और क्या चलता हो, टेलीग्राम भी चलता ही होगा, ठीक है, और यही सारी चीज़ें हैं, बाकी तुम्हारा रील वील शॉर्ट वॉट सारी चीज़ें चलती होंगी, है ना। सो देखो यहाँ पे क्या होता है कि इस एज में ना, ये अभी अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूँ, ठीक है, तो लोगों को होता है कि भाई मेरे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स होने चाहिए, अगर मेरे दोस्त के 100 फॉलोअर है तो मेरे एटलीस्ट 500 तो होने चाहिए, है ना। और अगर 500 फॉलोअर हो गए, फिर हमने कोई पोस्ट डाला, अब उसमें चाहिए कि भाई अगर 500 मेरे फॉलोअर है तो एटलीस्ट मुझे हर एक वीडियो पे या फिर हर एक फोटो पे कम से कम तो 250 से 300 लाइक्स तो बनते हैं यार, है ना। और इसी चक्कर में हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं जो हमारे लिए गलत साबित हो जाता है बाद में, ठीक है। तो हमें अपनी सोशल लाइफ को भी बैलेंस करके चलना चाहिए, ठीक है। हमें अननेसेसरी फ्रेंड्स नहीं बनाने चाहिए, जिनको हम नहीं जानते उनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए, ठीक है, पहली चीज़, है ना। जिनके कांटेक्ट में हम नहीं है, मान लो किसी ने आपको ऐसे रैंडमली फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, ठीक है, और आपने क्या किया, आपको अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, ठीक है, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आपका एक फॉलोअर बढ़ जाएगा, फिर धीरे धीरे आपकी उससे बातचीत भी शुरू हो जाएगी, बट आप सामने वाले इंसान को नहीं जानते हो, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे, राइट। तो इनसे भी हमको बचना है, दैट इज द बैलेंस सोशल लाइफ, ठीक है। सो बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल टू एवरीवन, क्योंकि सामने वाले इंसान को हम नहीं जानते कि कौन कैसा है और हमारी किस बात से वो हर्ट हो जाएगा, ठीक है। यूज सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबली, ठीक है, कुछ भी करने के लिए हमें सोशल मीडिया की, ऐसा नहीं है कि भाई मुझे तो फेमस होना है तो मैं कुछ भी वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगी एंड मुझे बहुत ज़्यादा फेम मिल जाएगा। तो सोशल मीडिया का अच्छे कामों के लिए हमको इस्तेमाल करना चाहिए, पढ़ाई करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं बच्चे, ठीक है। एंड
सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम एल्डर्स, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि आपको नहीं पता हो कि सोशल मीडिया यूज़ करते समय हम बहुत सारी चीज़ों को इनेबल कर देते हैं, याद है? जैसे मान लो आपने अपना इंस्टाग्राम लॉगिन किया होगा या फिर इंस्टॉल किया होगा, तो बहुत सारी चीज़ों से आप बहुत सारी चीज़ों के लिए आपसे परमिशन मांगते हैं, ठीक है? तो उन परमिशंस में क्या होता है कि हमको पढ़ के परमिशन देना होता है कि कौन सी चीज़ें हमको देनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हमको नहीं देनी चाहिए, राइट? अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारी बहुत सारी पर्सनल जो इन्फो है वो लोगों तक पहुंच जाएगी, ठीक है? साइबर बुलिंग से हमको बचना चाहिए, ऑनलाइन हरासमेंट से हमको बचना चाहिए, ठीक है? एंड शुड बी रिपोर्टेड टू पेरेंट्स एंड टीचर। अगर कोई भी बच्चा, ठीक है, ऑनलाइन हेरासमेंट का शिकार होता है तो उसको अपने एल्डर्स को, अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, उसकी एफआईआर करनी चाहिए, ठीक है? उसको रिपोर्ट करना चाहिए। अगर आप बेटा चुप रहोगे तो और भी ज़्यादा आपके साथ ये ऑनलाइन हेरासमेंट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड साइबर बुलिंग, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस। सी, अभी मैंने बोला कि इस एज में ना बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है? तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने में खोए रहते हो, ठीक है? तो क्या होता है कि जब हम खुद को बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो पीपल यूज़ ड्रग्स, ठीक है? वो टोबैको खाना स्टार्ट कर देते हैं, वो सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते हैं, वो अल्कोहल कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। यस, इस एज में भी ये सारी चीज़ें करते हैं बच्चे। एक बच्चे की बात नहीं कर रही, बहुत सारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं जस्ट बिकॉज दे कांट मैनेज देयर इमोशंस, ठीक है? तो ये बहुत एक सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है? अगर आप सोचो कि चलो मैं सिर्फ क्लास 7th के बच्चे के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? वेदर यू आर इन क्लास 8th 9th 10th 11th 12th हो तो आप बच्चे ही, 12th तक तो आप एडोलेसेंस एज में ही आओगे, है ना? हो तो आप बच्चे ही, तो आप अपना अगर स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, ये हार्मफुल सब्सटेंसेस को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, जो कि उनकी लाइफ पूरी खराब कर देता है, ठीक है? तो चाहे आप कितने ही परेशान क्यों ना हो, चाहे आपके अंदर कितना ही स्ट्रेस क्यों ना हो, चाहे आप कितने ही इमोशनल, आपको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा, बहुत खाली खाली सा भी फील कर रहे हो, तो भी आपको इनमें से कोई सी भी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। सबसे बेटर तरीका होता है, ठीक है, या तो कोई भी आप अच्छी कार्टून वाली मूवी देख सकते हो, ठीक है? कार्टून नहीं देखना है तो कॉमेडी मूवीज़ देख सकते हैं आप लोग, ड्राइंग कर सकते हैं, गाने वाने सुन सकते हैं, डांस कर लो, दोस्तों को बुला लो, पार्टी कर लो, ठीक है? बट ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है? अदरवाइज अगर एक बार आपने कंज्यूम कर लिया देन आप एडिक्टेड हो जाएंगे इस चीज़ के लिए, ठीक है बेटा? नाउ तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीट ट्रांसफर इन नेचर। देखो आपको भी पता है कि हमारे आसपास जो हीट है, ठीक है, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, ठीक है? आपकी मम्मी सुबह सुबह खाना बनाती है, ठीक है? मान लो कि कढ़ाई चढ़ाया और गैस जला दी, ठीक है? और उसके अंदर एक कड़छी रख दी। अब धीरे धीरे क्या होगा कि पहले कढ़ाई गर्म होगी और कढ़ाई की जो हीट है वो कड़छी में ट्रांसफर हो जाएगी और धीरे धीरे फिर कड़छी भी गर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट में हीट का ट्रांसफर होता है। तो किन किन तरीकों से हीट को ट्रांसफर किया जा सकता है, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम 3 ही टाइप के हीट ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे। मैं आपको इस चैप्टर को ओवरव्यू दूंगी एंड जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स सारी चीजें, हर एक चीज मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करवाऊंगी, ठीक है? सो 3 तरीका है, वन इज कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कौन कौन से तरीके हैं बेटा? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये 3 तरीके हैं जिससे हम हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक? नाउ कंडक्शन ऑफ हीट के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है? कंडक्शन ऑफ हीट, तो सबसे पहले हीट किस तरीके से ट्रांसफर होता है? तो गर्म चीज, ठीक है, मान लो ऐसे जो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो धीरे धीरे मूव करेगा किसके पास? जिसका टेम्परेचर कम होगा, ठीक है? सो कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट टू एन ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर पार्ट। कहां से कहां की तरफ मूवमेंट होता है? हमेशा हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ मूवमेंट यहां पे कराया जाता है, ठीक है? एंड एक एक्टिविटी भी आपको आपकी बुक में मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे एक आयरन रॉड है एंड कुछ वैक्स से हमने नेल को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही ये रॉड गर्म होगी तो सारे के सारे जो वैक्स है वो पिघल जाएंगे एंड नेल जो है वो धीरे धीरे नीचे गिर जाएगा। सो पहले ये गिरेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो ये हमको क्या बता रहा है कि हीट जो है वो हायर से लोअर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है? नाउ
गुड एंड पुअर कंडक्टर के बारे में बात करते हैं। सो कंडक्टर आपको पता ही है क्या होता है। सो गुड कंडक्टर आर द कंडक्टर विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट टू पास थ्रू इट। ठीक है, जिसके थ्रू हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है उसको हम गुड कंडक्टर कहते हैं, एंड जिसके थ्रू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाता है उसको हम पुअर कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल, तो वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, तभी तो उसमें खाना जल्दी बन जाता है एंड वो हीट को आसानी से ट्रांसफर कर पाता है। ठीक है, क्लियर। क्ले एंड प्रोक्लीन कप टी हॉट लॉन्गर बिकॉज दे आर द पुअर कंडक्टर। तो जिसमें हम चाय पीते हैं, जो कप वगैरह होता है वो पुअर कंडक्टर होता है, वो इतनी आसानी से हीट को ट्रांसफर नहीं करता। ठीक है, क्लियर। नाउ कन्वेक्शन मेथड के बारे में बात करते हैं। देखो कंडक्शन, अभी मैंने आपको क्या बताया, कंडक्शन में क्या होता है कि हायर से लोअर की तरफ जाता है, एंड कंडक्शन इज एप्लीकेबल फॉर, किसके लिए एप्लीकेबल होता है, वो सॉलिड के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, कि सॉलिड में हीट किस तरीके से ट्रांसफर की जाती है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द कन्वेक्शन, तो ये बेसिकली किसके लिए होता है, लिक्विड के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा, ये कन्वेक्शन मेथड लिक्विड के लिए अप्लाई किया जाता है। ठीक है, कि मान लो हम पानी गर्म कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, नीचे वाला जो पानी है, ठीक है, वो गर्म होगा, फिर धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ ट्रांसफर होगा एंड ऊपर वाला पानी नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे पानी गर्म हो जाएगा। तो कौन सा मेथड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है बेटा, यहाँ पे कन्वेक्शन मेथड अप्लाई किया जा रहा है। सो कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ठीक है, यहाँ पे भी अगेन कैंडल के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे देखो कैंडल से हीट निकल रही है, तो वो हीट क्या कर रही है, इस बॉल को, नॉट बॉल, इस पेपर कप को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एयर का भी तो वेट होता है ना, तो ये इसको ऊपर की तरफ खींच रही है, तो अपने आप यहाँ से ये नीचे आ जाएगा। तो ये हमको इंडिकेट कर रहा है कि हाँ यहाँ पे एयर है, एंड लाइटर एयर जो होते हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ मूव करते हैं, एंड जो कोल्डर एयर होते हैं वो हमेशा नीचे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो नॉट लाइटर एयर, जो हॉटर एयर होते हैं वो लाइट होते हैं, इसी वजह से वो ऊपर की तरफ मूव कर पाएंगे। ठीक है, नाउ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपने सुना भी होगा नाम, लैंड ब्रीज क्या होता है एंड सी ब्रीज क्या होता है। तो सी ब्रीज के बारे में बात करें अगर हम, तो ये दिन के टाइम पे हमको देखने के लिए मिलता है। दिन के टाइम पे क्या होगा, जैसे ही धूप निकलेगी, ठीक है, तो जमीन के ऊपर की हवा जो है वो ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगी एज कंपेयर टू पानी के ऊपर की हवा। ठीक है, तो लैंड हीट फास्टर देन सी। अब देखो जहाँ की हीट ज़्यादा गर्म होगी, तो वो हीट, जहाँ की एयर ज़्यादा गर्म होगी, वो क्या करेंगे, वो ऊपर की साइड मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, एंड दिस कूल विंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। वहीं इसका जस्ट ऑपोजिट हमारा लैंड ब्रीज होता है, जो हमको नाइट के टाइम पे देखने के लिए मिलता है। तो देखो जो लैंड होता है, ठीक है, जो ज़मीन है, जो रेत है, वो गर्म भी जल्दी हो जाती है और वो ठंडी भी जल्दी हो जाती है, लेकिन जो पानी है वो गर्म भी देर से होती है और ठंडी भी देर से होती है। ठीक है, सो लैंड कूल फास्टर देन सी एंड वार्म एयर ओवर सी राइजेस, क्योंकि उसका पानी इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा, उसके ऊपर की जो हवा है वो इतनी जल्दी ठंडी नहीं होगी। सो कूल एयर फ्रॉम लैंड मूव टुवर्ड्स सी एंड दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम लैंड ब्रीज कहते हैं। ठीक है, क्लियर। नाउ थर्ड टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर इज रेडिएशन। सी, रेडिएशन के लिए हमको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि सन से हमको रेज मिल रही है, तो डायरेक्टली रेज मिल रही है, कोई मीडियम नहीं है, सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो रेडिएशन में आपको क्या याद रखना है बेटा, रेडिएशन में आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे कोई भी हमको ट्रांसफर, ये मीडियम की जरूरत नहीं होती। सबसे सिंपल है, कोई भी मीडियम की जरूरत हमको यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, सो रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट एनी मीडियम, हीट फ्रॉम सन रीचिंग अर्थ। तो इसके लिए किसी मीडियम की हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, एंड रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर्ड एयर, वाटर एंड सॉलिड, किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सो एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ हीट, याद रखना, जितने डार्क कपड़े आप पहन के जाओगे उतना ज्यादा आप हीट को एब्जॉर्ब करोगे, जितने लाइट कपड़े आप पहन के जाएंगे उतना ज्यादा हीट को आप क्या करेंगे, रेडिएट करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि ठंडियों में हमको ब्लैक कलर के कपड़े या फिर डार्क कपड़े पहनने चाहिए, और गर्मी में हमको लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, तो ये रीजन है कि हम कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सोचो कि बहुत गर्मी हो रही है और ऐसे ब्लैक कलर के कपड़े आप पहन के चले जाते हो, तो आपको ज्यादा गर्मी लगेगी एज कंपेयर टू लाइट कलर्ड क्लोथ्स। ठीक है,
नाउ हीट ट्रांसफर इन डेली लाइफ, तो देखो किस किस तरीके से हीट का ट्रांसफर होता है हमारे डेली लाइफ में। यहाँ पे हमने क्या किया है, व्हेन वाटर इज हीटेड इन अ पैन, जब हम पैन में पानी को गर्म करेंगे तो सबसे पहले हमने फ्लेम दिया, ठीक है, तो पैन क्या करेगा, हीट को ट्रांसफर करेगा पूरे पैन के बॉडी पे, सो दैट इज द कंडक्शन। फिर उसके अंदर जो पानी है वो हीट होना शुरू हो जाएगा, दैट इज कन्वेक्शन। और जो हम फ्लेम दे रहे हैं, ठीक है, पैन को हीट करने के लिए, ठीक है, तो उसमें आज सच कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सो दैट इज रेडिएशन। तो ये तीनों मेथड एक ही जगह पे अप्लाई किए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट, पता नहीं कब से पढ़ते हुए आ रहे हो वाटर साइकिल। यस, अगर हमको अपने वाटर के लेवल को मेंटेन करना है तो हमारा वाटर साइकिल मेंटेन होना चाहिए। क्या होता है वाटर साइकिल, किस तरीके से काम करता है, देखो सबसे पहले सन की रेस की वजह से जितने भी सरफेस वाटर है, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं ना, ऊपर जाएंगे, इवापोरेट हो जाएंगे। उसके बाद वो एक क्लाउड का फॉर्मेशन करेंगे, डस्ट पार्टिकल से क्लाउड का फॉर्मेशन करेंगे, सारे के जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं वो एक जगह एग्रीगेट होके क्लाउड बना लेंगे। अब जैसे ही क्लाउड हैवी होगा तो वहां से फिर प्रेसिपिटेशन वाला प्रोसेस जो है वो फॉलो हो जाएगा, फिर जहां जहां से पानी गया था वहां वहां उनको वापस मिल जाएगा और ग्राउंड वाटर भी हमारा रिचार्ज हो जाएगा। सो अगर ये कंटिन्यूएशन में सही तरीके से चलता है तो इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम वाटर साइकिल। आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको अपनी कॉपी में वाटर साइकिल बनाना है, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर डायग्राम बनाना है, उनको लेबल करना है एंड वाटर साइकिल के बारे में आपको एटलीस्ट 3 से 4 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इवापोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है एंड देन कलेक्शन होता है, यानी कि पानी वापस आ गया, ठीक है। तो इसी को कि पानी पहले गया एंड फिर वापस से आ गया, दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, इस पूरे प्रोसेस को हम वाटर साइकिल कहते हैं। एंड इसी के साथ हमने दोनों चैप्टर का ओवरव्यू कर लिया है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए थी वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अगर अब भी कोई डाउट होता है तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं एंड मेक श्योर कि जितने भी बच्चे ये वीडियो देखें, ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर आप ये बेटा वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट में मुझे अपना नाम और अपने स्कूल का नाम बताएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज कि जितने भी बच्चे अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, मेक श्योर कि वो ग्रुप में जुड़ जाएं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी की बातें अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।